So hello bachcha party, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ex-मोहब्बत with the subject। आज के इस क्लास के अंदर बच्चा लोग हम NCERT के एक एक क्वेश्चन को चिन चिन के मारेंगे और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इससे पहले हम लोगों ने जो NCERT का सोल्यूशन किया था वो चैप्टर नंबर 2 था। जिन बच्चों ने देखा है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं देखा है अगर उसे देखना चाहते हो बिकॉज देख ही लेना, क्योंकि अगर आपको मार्क्स लाने हैं बहुत बेहतरीन तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज इस वन शॉट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। बच्चा लोग ये चैप्टर अपने आप में बहुत खास हो जाता है बिकॉज पहला दूसरा तीसरा मिलाकर के लगभग 16 मार्क्स का वेटेज आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो मेक श्योर कर लो कि अगर आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो इस वाले चैप्टर से इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे शोले में गब्बर गब्बर वाली मूवी के अंदर ही डालो था ना, तो बसंती चुन चुन के मारने, पता नहीं क्या था जो भी था, लेकिन आज मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम एक एक क्वेश्चन को जो है चुन चुन के मारने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला सवाल बच्चा यहाँ पर 3.1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल में ये है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है जिसके अंदर से चलने वाली करंट भी दे रखी है। ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है कंडक्शन के टाइम पे। फिर डेंसिटी दे रखा है बच्चा 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ये आप देखिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। फिर सवाल है एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 U, राइट। और फिर आपसे सवाल यहाँ पर बोलता है, पहला वाला तो पूछ लिया कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो चलिए पहले हम पहला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, J = NEVD, जो कि मैंने चाणक्य के अंदर पढ़ाया है। ऐसे अलग अलग मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो बच्चे अगर ये सीखना चाहते हैं डिराइव कैसे होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा लोग, प्लेलिस्ट विजिट कर लो, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी हम यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, हम J को तोड़ सकते हैं, J को हम लिख सकते हैं I/A, देन वी हैव NE एंड देन VD। अब सोच लो आपको चाहिए क्या था ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि VD। आपके पास में I गिवन है, कितना है, यू कैन सी दैट 1.5। एरिया गिवन है, यू कैन सी दैट 1 × 10⁻⁷ प्लेस करना है। E यानी 1.6 10⁻19 होता है, बट वी हैव प्रॉब्लम विद दिस N, हमारे पास N नहीं है। तो N निकालने के लिए पहले समझो N होता क्या है। बेसिकली जो N होता है बच्चा लोग वो होता है N/V, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई V। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर्स हैं एटम्स के, वही हमारे लिए क्या होता है, नंबर डेंसिटी होता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/V, देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा और फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/V में अगर मैं V को पर मीटर क्यूब कर दूं, 1 मीटर क्यूब कर दूं, तो क्या मेरा स्मॉल n कैपिटल N के बराबर हो जाएगा? आंसर है यस सर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी कितना है बच्चा, तो 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, करेक्ट बात है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। इफ आई एम सेइंग दैट वॉल्यूम आई एम टेकिंग 1 मीटर का क्यूब, तो अगर मैं वॉल्यूम को 1 मीटर कर दूं तो मेरे लिए मास ही डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, विच इज 9 × 10⁻³ kg। अब हम मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली कैपिटल N चाहिए। क्लास 11 के अंदर हमने फिजिक्स पढ़ा था कि मोल हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स पता हो एटम्स का या हमें गैस का मास पता हो तो हम दोनों तरीके से मोल निकाल सकते हैं। याद करिए क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ाया भी हूं मैं कि मोल इज इक्वल टू N/Na, जहां पे Na आपका एवोगाड्रो नंबर है, या M/m0 जहां पर m0 आपका मोलिकुलर मास है। इस सवाल के अंदर आप देखिएगा तो मोलिकुलर मास दिया था। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। मैं मोल को म्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो N/Na, जब एटम की संख्या की बात करें तो ये तरीके से हम मोल निकालते हैं, और अगर मास दिया हो तो इस तरीके से निकालते हैं कि गैस का मास कितना है या कितने जो है ग्राम रखा हुआ है और उसका मोलिकुलर मास कितना है। अब बच्चों हमें चाहिए N, यानी N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका MNA अपॉन में बच्चा लोग m0। अगर आप ये तरीका याद रखोगे तो आपको उन झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा कि इतने मीटर क्यूब में इतना था तो इसमें कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक, जब भी आपको कहीं पर भी मोल वोल की चक्कर फंसे ना, हमेशा याद रखिए N/Na, M/m0। N को सब्जेक्ट बनाया, आपको नंबर्स मिल गए। अच्छा, कैपिटल N मिल गया मतलब आपको स्मॉल n मिल गया। स्मॉल n मिल गया तो यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट।
राइट और जो रियल ट्रू एसएसपेन बच्चा है वो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन को करिए, बिकॉज आप यहाँ पर कैलकुलेशन को करोगे तो स्ट्रांग आपकी फिजिक्स होती जाएगी। मेरा काम है बच्चा, मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पिला दूंगा, फील करा दूंगा, फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा, बट कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट। चलो तो अब इसका कैलकुलेशन करके आप ड्रिफ्ट स्पीड निकालो। ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑलमोस्ट 1.1 mm पर सेकेंड आता है। अब इतने सालों से पढ़ा रहे बच्चा तो हमें पता है ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू ये ऑलमोस्ट आती है, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लो, राइट। अब आते हैं हम इसके सेकंड पोर्शन के अंदर, जो कि थोड़ा सा कंपैरिजन वाला खेला है। सवाल देखिए क्या है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ, ये वाला जो ड्रिफ्ट स्पीड आया विथ किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब होता है कि कमरे का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि हम 300 केल्विन मानते हैं। तो जो जरा सोच करके देखिए कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, ये भी क्लास 11 की फिजिक्स है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपकी स्पीड होती है, थोड़ा हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं, सवाल वहां पर गिवन था ही। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, हाफ mv², बिकॉज वो सब मोशन कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स आपका हाफ mv², स्क्वायर वा कहीं नहीं लिखा है जी, हाँ अब लिखा है क्या, हाँ हाफ mv² इज इक्वल टू वॉट 3/2 kBt, वेयर t इज वॉट बच्चा लोग। अच्छा तुम नाराज हो गए हो क्या, बोर्ड देवता थोड़े नाराज चल रहे हैं, मैक्सी खुश हो जा बच्ची। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kb एंड देन t, करेक्ट। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हम यहाँ से v इज इक्वल टू देखेंगे, तो ये आपका 3 kBt डिवाइडेड बाई m आएगा। मास आपको पता है दैट इज 9.1 10⁻31 kg, 3 यू नो दैट, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.3 10⁻23 जूल, टेम्परेचर 300 केल्विन। ये वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू पहले वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करना मतलब आपको डिवाइड करना है। आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मैं आगे दिखा भी दूंगा कि कितना इसका वैल्यू आ रहा है, बट आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट। फिर आपके एग्जाम में ऐसे डिजिट्स आएंगे जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, आइए कंपेयर भी कर लेते हो। तो सेकंड का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड वाले में, कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखना। तो थर्ड मतलब बी का ही सेकंड पार्ट, स्पीड ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। मतलब कि जब एक कंडक्टर के अंदर हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, वो ड्रिफ्ट स्पीड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हुई, सोच के देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रफ्तार क्या होती है। हमने सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है, मैं कई बार कह रहा हूँ, बार बार अपने शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके भले के लिए कि बच्चा आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे भी जंप करोगे तो दिक्कत आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमने पढ़ा है कि स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जरा सोच करके देखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, यानी 10⁻³ है। दोनों का रेशियो लीजिएगा ना तो 10⁻11 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 3 × 10⁸ है, इधर आपका कितना है 10⁻³ तो ऑलमोस्ट 10⁻11 है, ये काफी कम है, ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम होता है। और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चला रहे हैं तो वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में यही है कि आप ड्रिफ्ट स्पीड इस मेटल के अंदर जो भी दिया है वो निकालो और उसको कंपेयर करो कि यार अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर है तो क्या होगा, है ना, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तो क्या चल रहा है। तो देयर वी हैव टू कंपेयर। अब देखिए जरा इनका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो एक डिजिट आपके मन में आ जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो बहुत ही सिंपल, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आया, और दूसरे में यहाँ पर ये कंपैरिजन किया है, तो लगभग ये आप याद भी कर लो तो अच्छा है, कहाँ गया इसका वैल्यू 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ देखिए तो 10⁻11, मतलब मैंने क्या किया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ये किया है, इन्होंने क्या करा है कि 1.1 डिवाइडेड बाई दिस 3 × 10⁸ किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कैसे ये चीज हुई है। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। काजी हाँ ठीक है, ओके। अगला सवाल भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए आइए देखिए। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन, और बड़ा मजा आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में, बिकॉज कॉन्सेप्ट और ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर क्या कहता है बच्चा, जरा देखते हैं। सवाल कहता है कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू mm पर सेकेंड, विच यू हैव सीन कि कितना आया 1.1 mm पर सेकेंड आया, जो कि बड़ी ही कम वैल्यू है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है सिर्फ। ट्राई टू फील, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ट्रस्ट मी यू विल बी इन लव विद फिजिक्स फ्रॉम दिस चैनल बच्चा लोग।
तो उसकी जो रफ्तार है वो सिर्फ 1.1 मीटर पर सेकेंड है, इतना ही स्पीड है। तो कहता है कि फॉर करेंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स ओनली अ फ्यू mm per second फॉर करेंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड। सवाल पहले समझिए, बिकॉज जब तक सवाल नहीं समझेंगे तो फिर इसका आंसर में कोई मजा नहीं आएगा। सवाल ये कह रहा है वो कि भैया ये जो हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को चलने की बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ना स्विच लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच को आपने जैसे ही टैप किया, यहाँ एक बल्ब है, बल्ब तो इंस्टेंटली ग्लो हो जाता है। तो बल्ब को इंस्टेंटली ग्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़े तो रफ्तार तेज होनी चाहिए थी। लॉजिक तो यही कहता है। हाँ सर बिल्कुल, रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, तभी तो बल्ब ग्लो हुआ। पर ऐसा होने के लिए रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, बट रफ्तार तो हमने निकाली भाई साहब। रफ्तार हमारी कितनी आ रही है? 1.1 mm पर सेकेंड। ये तो बहुत ही स्लो है, शुक्ला जी से भी स्लो है। 1.1 mm पर सेकेंड, 10⁻³ पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में सिर्फ 10⁻³ इतना सा डिस्टेंस। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इंस्टेंटली स्विच चालू करते हो और बत्ती जल जाती है? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि करंट को बनने के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन पर करंट डिपेंड नहीं करता। देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। जैसे ही हम स्विच को टैप करते हैं, ये प्लस माइनस के धमाक करके इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार से चलती है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना जबरदस्त प्रचंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा नंबर है। तो इतना प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में आया, तो कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर के अंदर सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इनको बोलते हैं लोकल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो उसके अंदर रह रहे कंडक्टर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में है, ये इसके प्रभाव में है, ये इसके प्रभाव में, सब प्रभाव में। तो होगा क्या कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज काइंड ऑफ भाई लोगों का इलाका, फोर्स लगा देगा भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन हुई चलो बे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर बाजू वाला इलेक्ट्रॉन पड़ोसी को बोलता अबे भागो बे क्योंकि आ गया, अबे भागो बे क्योंकि आ गया। कौन आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो स्विच को टैप करते ही करंट धप्पा से ग्लो कर जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर फैल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर फैल गया मतलब सब जगह पर इलेक्ट्रॉन है, सब जगह के इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया। तो एक दौड़ता है तो दूसरे वाले दूसरे को बोलता है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। दो देयर वेलोसिटी एंड द स्पीड इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट टेक्स अ वेरी मतलब इट टेक्स अ वेरी लेस टाइम, बट लेता है। तो थोड़े टाइम के बाद करंट जो है स्टेडी होता है, लेकिन पहले वो ऐसे चलता है। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो कि पढ़ाया भी हुआ है। अब जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि करंट ऐसे चालू करते ही हो गया, लेकिन फिर भी मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड जितना समय लेता है करंट स्टडी होने में। ठीक है, तो ये रीजन है बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हम और आप इसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन फिजिक्स है, फिजिक्स किसी भी चीज को छोड़ता नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। हमने आपको पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भाई लोगों का इलाका F = Q × E, तो इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन हुआ E/m। सवाल समझना, मैं आपको थियरी में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सबको पढ़ाया हुआ है। एक्सीलरेट हुआ तो वेलोसिटी में चेंज आया, करेक्ट? तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लगातार चेंज आ रहा है, पॉइंट पकड़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर फोर्स लगा तो एक्सीलरेट हुआ, एक्सीलरेट लगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई। फिर भी सवाल ये कहता है व्हेन व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। इसके बावजूद भी, एक्सीलरेशन के बावजूद भी क्यों ये स्टेडी मतलब कि एक फिक्स वैल्यू रखते हैं एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का? उसका रीजन है, होता यह है बच्चा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहा था कंडक्टर के अंदर, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ टक्कर कर रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो बेचारा इलेक्ट्रॉन टकराया किसी पॉजिटिव आयन के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, टकराया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, ट्राई टू फील द पॉइंट, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलता है बेटा फिर से खड़ा हो जा। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा हुआ, फिर वो चला, तब तक चला जब तक फिर से वो टकराया नहीं, फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि फोर्स लगा एक्सीलरेट हुआ उससे गेन हुआ, फिर लॉस फिर गेन, फिर लॉस फिर गेन, फिर लॉस फिर गेन। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक पाथ नहीं मिल रहा, क्लियर कट पाथ नहीं मिल रहा, बिकॉज पॉजिटिव आयंस लगातार टक्कर मारते जा रहे हैं उसको। तो एक बार लॉस करता है, एक बार गेन करता है, एक बार लॉस करता है, एक बार गेन करते हैं। तो जो पूरी ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आती है वो एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। इसीलिए बजाय बगैर बोल रहा हूँ, एक्सीलरेशन होने के बावजूद भी लगातार वेलोसिटी चेंज नहीं होती रहती है। सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि वो अंततः
ये जो होता है एवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, राइट। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि भाई बिकॉज कंटिन्यूसली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यूसली गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दिस हैपेंस दैट एट द एंड वी गेट अ एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, ये बहुत ही कम है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही छोटा है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और 1.1 mm पर सेकेंड जो कि उसकी रफ्तार है, इतना कम इलेक्ट्रॉन इतने धीरे जा रहा है। ठीक है, तो हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर? वाओ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम अक्सर डेरिवेशन करते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करते, गलत बात है, इसलिए एनसीईआरटी पूरा कर लो तो बहुत बढ़िया, लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को फील करके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल। तो देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा हम आंसर समझ सकते हैं कैसे। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम सब जानते हैं बच्चा लोग, I इज इक्वल टू होता है NEAVD। ठीक है, पक्की बात, ओके। जो VD होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1.1 mm यानी 10⁻⁻3। अच्छा, एरिया किसका? वायर का। वायर का बहुत ही क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा से 10⁻⁻6, -6 से खुश हो, माइक्रो तो बहुत ही छोटा हो गया, तो ये आपका 10⁻⁻6, ये आपका 10⁻⁻3 mm वाला, ये 10⁻⁻19 का फैक्टर ले लेते हैं। लेकिन ये जो n होता है नंबर डेंसिटी, क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के अंदर? क्या एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं भाई साहब, 10⁻29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्मॉल n इज इक्वल टू 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी एक मीटर क्यूब के अंदर 10⁻29 होते हैं। तो जब 10⁻29 में से 19 और 3 22, 22 और 6 28, तो आया आपका कितना? आया ना 10 एम्पियर की करंट। तो ये सिचुएशन होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ऐसा कहानी सामने निकल करके आता है कि भैया करंट हमारा अच्छा खासा बनता है। ऐसा नहीं है कि वो मिली एम्पियर का बनेगा, मिली का भी बनता है लेकिन अच्छे खासे अमाउंट का बन जाता है बिकॉज ऑफ नंबर डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा डी सवाल है, डी वाला पोर्शन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल, जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्रॉम लोअर, कौन है रे ससुरा, बाजू में काम चल रहा है बच्चे लोग, कोनो बात नहीं, ध्यान दीजिए, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगेन इसको फील करते हैं। कह रहा है कि मेटल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, क्या वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ही जाते हैं? पहले तो आप ये मेक श्योर करिए कि क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ चलता है? पता चला ससुरा यही नहीं पता और हम आंसर बताए जा रहे हैं। हमारे बच्चा पार्टी पे हमको भरोसा है, नहीं पता तो होगा यार, बाबा एसएसपी की बच्चा पार्टी हो। ये सर पता है दैट माइनस विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, ये बात तो सत्य है। बट क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सेम होगा ये चलते वक्त? देखिए जब वो वायर में आ जाएंगे तो हाँ, क्योंकि वायर में ये भी लेकिन कंडक्टर ही है, इसको सोचना, तो कुछ लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, सर ये वायर है, ये नहीं, अबे ये भी वायर ही है। अब वो सोचो उस वायर के अंदर पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन का टक्कर भी हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव आयंस नहीं है, पॉजिटिव आयंस तो है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं कहाँ कहाँ पर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे, ऐसा जूम करके देखो, इसको पूरा जूम करो, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ही है? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी है, यहाँ भी प्लस हो सकता है, बड़ा करके देखो इसको, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा बैटरी के आ जाने से, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जाने की कोशिश करेंगे प्लस की तरफ, बट क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, सब जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबका डायरेक्शन एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो दे विल ट्राई टू go towards the positive side, but because of the positive ions present in the conductor, all the electrons will not move in the same direction, they can't, कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था। अगला सवाल है, are the paths of electrons straight lines between a successive collision with the positive ions of the metal in the absence of electric field? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस है तो, एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सवाल का आंसर है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेकंड चैप्टर में भी करा था कि क्या जरूरी है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चले? देखिए पहले तो कहता है एब्सेंस ही नहीं है, एब्सेंस नहीं है तो वो रैंडम मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही कर रहा होगा और क्या कर सकता है। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कर्व भी हो सकती है इस तरीके से, और कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन द डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, नॉट इन द पाथ। बात आई समझ में? तो भाई साहब इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कि भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन,
लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व आ गया, तो कर्व के किसी कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो जब कर्व होगा तो किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को टेंजेंट की दिशा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। पाथ उसका ऐसा है, लेकिन जाएगा इधर क्योंकि उसका डायरेक्शन इधर चलता है। तो ये आपके 3.2 के सारे आंसर हो गए। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए बच्चा पार्टी, मज़ा आ रहा है तो कमेंट भी करते रहना, आपको पूरा फील आएगा। ये सवाल देखिए, ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और अगर मैं कहूँ कि आपके नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज सो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सिंपल होता है, डरना नहीं है, समझना है, फील करना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर है, यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम का यूज किया जा रहा है। व्हेन एन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, जब उसमें से बहुत ही कम अमाउंट का करंट पास किया जा रहा है टोस्टर में से, तो इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3। यानी अगर हम कहें कि इनिशियल टेम्परेचर बच्चा लोग कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस पर, या इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो आपका 75.3 ओम है। पक्की बात, ठीक है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। When the toaster is connected to a 230 वोल्टेज सप्लाई, इसी टोस्टर को 230 के साथ कनेक्ट करा, the current settles after a few second। तो करंट जो है, क्योंकि वहां पर हीटिंग एलिमेंट हो रहा है, तो जब हीटिंग हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फिर आपका करंट शुरू में थोड़ा कम होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, इसलिए ऐसा वर्ड यूज करा है कि करंट थोड़ी देर बाद सेट होता है टू अ स्टडी वैल्यू, एक बार स्टडी वैल्यू पे सेट हो गया 2.68 एम्पियर। तो अब 200 कितना वोल्टेज दिया भाई, 230 वोल्टेज। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस हुआ 230 वोल्टेज, आर बराबर वी अपॉन में आई 2.68, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका ओम आएगा। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस आया तो इस वक्त टेम्परेचर क्या था हमें नहीं पता। जब 230 वोल्टेज के साथ कनेक्ट करा और स्टेडी करंट चली तो करंट कितना था हमें पता है, वोल्टेज कितना दिया हमें पता है, लेकिन रेजिस्टेंस ही नहीं पता। तो आर बराबर वी बाई आई, एट दी एंड हमने रेजिस्टेंस निकाल भी लिया, बट उस वक्त टेम्परेचर क्या था भाई जब करंट सेट हो गया, नहीं पता ना, वही हमें कैलकुलेट करना है। देखिए आगे लिखा भी है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, तो हमने मान लिया टी टेम्परेचर। अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, आजकल मैं बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा सिलेबस खत्म कराने के बाद बच्चा लोग आपको शॉर्ट 60 सेकेंड वीडियोस के अंदर ट्रिक्स भी बताता हूँ, साथ ही साथ आपको पूरा फिजिक्स भी रिवीजन कराता हूँ। तो जिन बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया है वो वार्म अप मैच विद फिजिक्स का प्लेलिस्ट चेक करो, जहाँ पर सिर्फ 60 सेकेंड के अंदर आप अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। अभी हाल ही में सिखाया था कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ 1 प्लस अल्फा एंड देन चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल रेजिस्टेंस हमारा ये है जो भी है, तो 230 ये आप कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई 2.68, दैट वाज अ करंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। अच्छा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 75.3, फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा हमें दे रखा है बच्चा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 1.70 इंटू 10⁻⁴ एंड देन डेल्टा टी। डेल्टा टी का क्या मतलब होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमने टी माना है और इनिशियल कितना डिग्री सेल्सियस था, तो 27। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑफ कोर्स यस सर वी कैन। कुछ नहीं करना है, ये आपका 75.3 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर -1 कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, फिर आपका टी निकलेगा, टी निकाल करके बच्चा लोग कमेंट करो कि कितना वैल्यू आता है। दैट्स इट, सिंपल सा है, सिंपल इक्वेशन एंड देन उसका सिंपल सा सॉल्यूशन। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, तो 847 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 4। द क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब आइस पॉइंट था तो बच्चा आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, पक्की बात है, यस सर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, यानी हम लिख सकते हैं R0 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। एंड एट द स्टीम पॉइंट इतना, स्टीम का कितना होता है, भाप का 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उस पर टेम्परेचर है बच्चा लोग 5.23 ओम। ओके सर, कोई बुराई वाली बात इसमें भी नहीं है। फिर कहता है कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, थर्मामीटर बर्फ में लेके गए, 5 ओम रेजिस्टेंस दिखाया, थर्मामीटर को जब हम लेके गए स्टीम में तो 5.23, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, देखिए ऐसे महसूस करिए 0 से 100 हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, थर्मामीटर
का बढ़ गया रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि हॉट बाथ में लेके गए, थोड़ा और बढ़ गया 5.795, लेकिन हॉट बाथ का टेम्परेचर हमें नहीं पता, हमने टी मान लिया। वही आपका सवाल है 5.795 ओम। बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, न्यूमेरिकल आसान बनता है। देखिए अभी आपके सामने करेंगे, एंड कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यही पूछ रहा है। अब इसमें तो अल्फा भी नहीं है सर, क्या करें। बट इतना तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर का डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन वही यूज होने वाला है। तो देखिए वो इक्वेशन क्या कहा था आपके सचिन सर ने, क्या बताया था। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। इनमें सबसे टेम्परेचर कौन सा कम है, 0, तो ये आपका इनिशियल टेम्परेचर हुआ। एक बार हम इसको इनिशियल मान के इसको फाइनल मानेंगे, और यही इनिशियल लेकर के हम एक बार इसको फाइनल मानेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा, खेल खत्म हो जाएगा। देखिए आइए कैसे। तो जब हमने इसको माना बच्चा लोग R100 को, तो हम यहाँ लिखेंगे R100, दैट वाज माय 100 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस वाज माय फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियली इट वाज R0 एंड देन 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 माइनस 0 दैट इज गोइंग टू बी 100। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया R100 माइनस में R0, समझ में आया बच्चा लोग। ये R0 को ब्रैकेट को ओपन करा तो R0 इधर आ गया, फिर ये R0 इसके साथ मल्टीप्लाई है, R0 इंटू अल्फा इंटू 100, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। तो अब मैं ये इनिशियल लेके ये फाइनल किया तो मेरा ये इक्वेशन आया। अब अगर मैं ये इनिशियल लेके ये फाइनल करूंगा तो देखो क्या होगा, 100 मेरा फाइनल था, अब हमारे लिए T फाइनल है, RT माइनस इनिशियल आपका यही है, फिर R0, फिर इंटू अल्फा, फिर इंटू यहाँ 100 आया था, 100 माइनस 0 से यहाँ आएगा T माइनस 0 से आपका T, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सर, इक्वेशंस हमारे को समझ में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आइए चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो R100 माइनस में R0 डिवाइडेड बाई RT माइनस में R0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 बच्चा है। अच्छा R0 अल्फा ही देखिए कट जाएगा, डिवाइड कर रहे हो तो ये आया आपका 100 डिवाइडेड बाई T। कितना सिंपल है। अब आपके पास में R100 है, यस, R0 है, यस, RT है, यस, R0 है, यस, 100 दिया। ये आसानी से आप यहाँ पर स्माइली करते हुए बच्चा लोग T निकाल सकते हो। बोलो श्री अम्बे माते की जय। यहाँ स्माइली और आपको आंसर लाना है। कितना इंटरेस्टिंग है ना न्यूमेरिकल फिजिक्स का, इसलिए बहुत आसान हो जाता है बच्चा लोग। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल का थीम है कम लेट्स फॉल इन लव विद फिजिक्स, फिर अपनी वाली अपने वाले सबको भूल जाओगे, खाली फिजिक्स से मोहब्बत रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल करके आता है बच्चा अरे ये तो बहुत सारा स्माइली हो गया। तो इसका आंसर निकल करके आता है, कितना आता है भाई, 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये आया ना बढ़िया सवाल, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और इसके लिए हमने फिजिक्स के बहुत सारे ट्रिक्स भी दिए हैं इन्हें याद करने के, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो बच्चा लोग, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम डायगोनल के बीच में लगाए, वो यहाँ भी लगा सकता है और वो यहाँ भी लगा सकता है। तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फिजिक्स ट्रिक्स के प्लेलिस्ट को फॉलो करो। कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रिक्स बता चुका हूँ फिजिक्स के, वो आपके बहुत टाइम को रिड्यूस करेगा। एंड यू नो व्हाट, बच्चा आपको फिजिक्स के साथ प्यार करने पर मजबूर कर देगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं स्लाइड यूज़ करूँगा, अपना स्लाइड। वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं, समय बच ही जाएगा। आइए देखिए इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सवाल कहता है बच्चा कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। देखो ऐसे क्यूब बना हुआ है और सबका रेजिस्टेंस RR दे रखा है, सबके 12 तार हैं, 12 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और कहता है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के एज यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो हुआ है, सभी में से कितने जा रहे हैं वो सब निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ता है शुरू में। अलग स्लाइड पे ले लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइए ना अलग स्लाइड पर करते हैं। आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू, बुटिक बुटिक। देख बच्चा, तो ये हमने क्यूब बना रहे हैं आपके लिए, ओके, एंड हियर वी गो। चलो बन गया ऑलमोस्ट। अब हम ये क्यूब का सबको कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है और यहाँ पर कनेक्शन है। सभी का रेजिस्टेंस R R R दे रखा है। ये आपका R है, ये आपका R है, ये आपका R है, ये आपका R है, ये भी 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 R है, एंड ये भी R है और ये भी R है। यहाँ पर देखिए क्यूब का जो है मैक्सिमम डायगोनल, उसके अक्रॉस में यहाँ पर एक बैटरी लगी है। मुझे इसका ओवरऑल आंसर चाहिए इसके अक्रॉस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं।
बैटरी की वैल्यू आप मान लो अपनी मर्जी से कि ये जो वैल्यू है बैटरी की वो है V वोल्टेज, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर बैटरी भी है। अच्छा, बैटरी भी अपने मन से मान रहे हो तो करंट भी अपने मन से मान लो। आप 3i की जगह पर कुछ भी मानो, आंसर सेम आएगा। अभी चमत्कार देखिएगा कैसा चमत्कार लगेगा आपको, लगेगा वाह भैया फिजिक्स तो इतनी आनंदमय सब्जेक्ट है, काहे लोग इतना डराते हैं। तो जब ये 3i यहाँ करके रुकती है तो बेचारी सोचती है, कंफ्यूज जाती है, यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ। फिर करंट खुश होकर अपने आप से कहती है, अरे पगली काहे लिए इतना सोच रहे हैं, ये भी ससुरियार है, ये भी ससुरियार है, ये भी ससुरियार है, सब के सब सेम है। तो चाहे यहाँ से जाऊंगी, चाहे यहाँ से जाऊंगी, चाहे यहाँ से जाऊंगी, सब ना मेरे को सेम अपोज करेंगे। करंट ऐसे बात करती है क्या? हाँ, कर सकती है। तो यहाँ से गया आई, यहाँ से भी गया आई, और यहाँ से भी गया आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तीनों इक्वली डिवाइड हुआ बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है। फिर ये करंट यहाँ गया, फिर देखा अबे रेजिस्टेंस सेम है, चलना बहना मैं अभी इसमें डिवाइड हो जाती हूँ सेम सेम। तो अब आप बोलोगे सर आई का आधा होना चाहिए ना, मैं बोलूँगा हाँ बच्चे आधा ही होना चाहिए, आई बाई टू। अच्छा, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये वाला आई यहाँ जाएगा, अरे बहना रेजिस्टेंस ना सेम है, तो चलो चलो हम लोग खेलते हैं आई बाई टू। क्या था इसमें? फिर ये आई, अरे बहना यहाँ भी आर है, तो चलो ना इसमें से भी आई/2 और इसमें से भी आई/2। ओ मजा आ गया, ठीक। अब देखो जरा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आई/2 आ रहा है, ये भी आई/2 आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ पे बना देंगे आई। क्यों बच्चा दोनों जुड़े क्यों? कहाँ पढ़े हो? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे आने वाले करंट इज इक्वल टू जाने वाले करंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाले करंट आई/2 जुड़ जाएंगे, आई होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए आई/2 नीचे से आ रहा है और इधर से आई/2 आ रहा है, तो यहाँ से जाएगा कितना? आई। यह रेजिस्टेंस आपका आर है। फिर बच्चा यहाँ देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, यहाँ से आई/2 आ रहा है, दिख रहा है, ये रहा आई/2 और ये रहा आई/2, दोनों मिलकर के यहाँ से क्या बना देंगे? आई। अच्छा, ये आई, ये आई, ये आई, तीनों मिलके आउटगोइंग कितना बनाएंगे? 3i। यही चमत्कार है कि आपने 3i करंट माना था, निकल के बच्चा लास्ट में 3i आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आप 9i मानते तो 9 आता, अगर आप i मानते तो i आता, अगर आप 3i 4i 5i कुछ भी कोई भी नंबर मान लो, आंसर सेम आएगा, ठीक। तो ये हमारा आया। अच्छा, अब जरा देखिएगा बहुत ध्यान से कि हम ना इसके अंदर यहां से लेके यहां तक किरचॉफ रूल्स लगाने वाले हैं। इस वाले क्लोज लूप के अंदर वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ रूल्स। बहुत ध्यान से देखिए, किरचॉफ रूल में माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस v। फिर आप करंट के डायरेक्शन जाते हो तो आंसर माइनस आता है, या ऐसा समझिए करंट जहां से घुसा प्लस, जहां से निकला माइनस, तो माइनस। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ? आई आर, बट माइनस क्योंकि आप इस दिशा में जा रहे हो, तो ये आपका हुआ माइनस में। करंट कितनी है बच्चा? आई, एंड देन रेजिस्टेंस कितना? आर। फिर आप इधर गए, अगेन प्लस माइनस, माइनस की तरफ। मैं कैसे प्लस माइनस ले रहा हूं? करंट जहां से एंट्री लिया प्लस, निकला तो माइनस, तो माइनस में IR/2। फिर बच्चा इधर गए तो अगेन देखो आई और फिर आर, ये प्लस ये माइनस, ये आपका हुआ माइनस में IR। एट द एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। सर्किट कंप्लीट। यहां तो कोई रेजिस्टर है नहीं, तो वायर है, तो ये हो गया आपका V इज इक्वल टू IR प्लस IR, यानी कि 2IR प्लस में IR/2, यानी ये आया बच्चा 5IR डिवाइडेड बाई 2। दिस इज वोल्टेज। जस्ट इमेजिन, सोचो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टर का कोई तो वैल्यू होगा, इस सर्किट का कोई तो रेजिस्टेंस होगा। हमने मान लिया यार इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ है, तो अगर ओवरऑल आपको पता है तो V इज इक्वल टू करंट 3i इंटू REQ, यही होता। बैटरी इतनी लगी होती और उसका पूरा रिजल्ट REQ होता, तो यही इक्वेशन आता। अगर आप दोनों को कंपेयर कर दो, VV से कंपेयर हो गया, तो 5IR इज इक्वल टू 3i टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। नाउ सी दिस, I गोना बी कैंसल आउट, कुछ सोचा माना 5IR/2, हाँ यस। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? 5R डिवाइडेड बाई 6। खेला खत्म, पैसा हजम, बाबूजी नाचे छमाछम। इसे याद भी रख लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा कि मैक्सिमम डायगोनल के अक्रॉस यही आंसर हर बार आता है। अब आपकी किताब में R गिवन है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है, अब आप I निकाल सकते हो। I पता चल गया तो आप किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हो, दैट यू हैव टू डू इट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा अगर इसके अक्रॉस बोले तो क्या आंसर होगा? अगर मैं यहाँ बैटरी लगाऊं तो क्या होगा? इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। हाथी आएगा तो डर जाओगे ना, भाग जाओगे कि नहीं? तो एलिफेंट आएगा तो भाग जाओगे। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, गणपति महाराज की जय हो। अच्छा, EFB में E का मतलब होता है एज, F का मतलब होता है फेस, और ये B का मतलब होता है बॉडी डायगोनल। क्या मजेदार चीज बता रहे हो सर? 1 2 गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, सब पे R लगा दो, R R एंड R। तालियां बजनी चाहिए और कमेंट जरूर करना एंड लाइक वाला बटन दबा देना। ये बॉडी डायगोनल है, इसकी पूरी बॉडी डायगोनल के क्रॉस 5R/6 आएगा।
और अगर फेस डायगोनल बोलेगा, फेस डायगोनल मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो आपका 3r/4 आएगा। और अगर एज बोलेगा, एज मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो आपका आंसर 7r/12 आएगा। दैट्स इट। चलो बच्चा, तो आ गया हमारा आंसर, हमने कर लिया। ये सवाल को भी हम इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो भैया 5 मार्क्स का मान करके चलिए। 5 मार्क्स भी हो सकता है, 4 मार्क्स भी हो सकता है। बहुत ही कम देखा गया कि किरचॉफ के क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन पूछता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत ही ईजी होता है। सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रखना, गलती नहीं करना। कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। करंट ऑलरेडी उसने दे रखा है, हमको क्या करना है, सभी ब्रांचेस के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार एनालिसिस के लिए मान लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई सब सही तो है कि नहीं। कि ये बैटरी का प्लस है, प्लस से निकल रहा है I1, तो बैटरी के माइनस में भी I1 आ रहा है, तो विच इज फाइन। फिर यहाँ से उसने I2 माना बच्चा। अगर ये I2 जा रहा है, ये I1 है, तो इधर से कितना जाएगा बच्चा लोग, I1 - I2, क्योंकि आप इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर होना चाहिए। तो I2 + I1 - I2, तो ये क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ये यहाँ आया बराबर। ये I1 ऐसे जा रहा है, ये I2 है। इन्होंने क्या मान लिया कि यहाँ से एक और करंट उन्होंने लिया है। देखो जहाँ बैटरी रहती है ना वहीं से करंट मानो, तो उन्होंने यहाँ से माना I1, यहाँ से ले लिया I2, फिर उन्होंने यहाँ से I3 ले लिया किताब वालों ने। आप कोई भी करंट का डायरेक्शन ले सकते हो। किरचॉफ की खास बात ये होती है कि अगर आपका डायरेक्शन गलत हुआ अपने आप प्लस हो जाएगा। तो ये I3 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों ही इनकमिंग है, तो दोनों आउटगोइंग कितना बना देंगे, I2 + I3। फिर देखो बच्चा, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है I1। अगर ये I1 है तो I1 से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, सॉरी I2 + I3 - I1, और ये दोनों आउटगोइंग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, इसे जोड़ेंगे बिकॉज बोथ आर आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट को जोड़ने पे इनकमिंग के बराबर होना चाहिए, तो ये वैल्यू आई। ठीक, फिर ये पॉइंट, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है। I2 + I3 - I1 प्लस I1 - I2 करूंगा तो I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, I3 ही आएगा। तो किरचॉफ रूल्स में डायरेक्शन को हमें हमेशा इस तरीके से लेना होता है। मंत्र जाप करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमें इस तरीके से लेना होता है कि बैटरी के प्लस से जो करंट निकला वो माइनस में आना चाहिए, बैटरी के प्लस से जितना निकला वो बैटरी के माइनस में आना चाहिए। ठीक है, अब तो पूरा खेल इक्वेशन का है। आइए इक्वेशन बनाते हैं बढ़िया से। तो पहले मैं यहाँ पर ये वाला लूप लूंगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू शुड कीप इन योर माइंड। यहाँ पर वेरिएबल कितने, I1 I2 I3, तो 3 इक्वेशन बनेगा बॉस। जितने वेरिएबल रहते हैं उतना इक्वेशन बनता है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं, माइनस से प्लस यानी कि +10। ध्यान देना बच्चा, कहीं गलती हो तो बताइए। फिर ये आपका हो गया, जहाँ से करंट चल रहा है घुस रहा है वो प्लस, ये माइनस, यानी कि -4I2। ये आपका हुआ -4I2, -4I2। ठीक है, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे आए, तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो -2I2 ओपन ही कर दूं डायरेक्ट, -2I2 -2I3। एम आई राइट? यस, -2I3। फिर आप ऐसे आए बच्चा, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे ही चल रहा है, तो ये आपका हो गया -I1 = 0। ठीक, चलिए, तो ये इक्वेशन आपका I1 I2 I3 के फॉर्म में है। तो हम I1 I1 को जोड़ लें, क्या नहीं है ना, I1 I2 जोड़ने वाला, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये आपका हुआ 10 -6I2 राइट, -2I3 तो 4 2 6 -2I3 -I1 0। करेक्ट, ऑल राइट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये आपका इक्वेशन 1। अब हम ये वाले लूप को ले लेते हैं, किसी भी लूप को आप ले सकते हो, हमने इस लूप को लिया। तो चलिए कैसे चलना है आपको, ऐसे चलना है, माइनस से +10, ऐसे ही रखते हैं, माइनस से +10, इसे आप चलिए ऐसे चल रहे हैं ना, हाँ, तो ये डायरेक्शन माइनस से प्लस, फिर आप ऐसे गए, ये आपका प्लस, ये माइनस, तो माइनस से 4I1 और फिर प्लस में 4I2। देख रहे हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस में 4 ब्रैकेट I1 - I2 ओपन करूंगा तो यही आ जाएगा। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, तो ये प्लस ये माइनस। ये ध्यान दीजिए, करंट के दिशा को देख के ही प्लस माइनस मार्किंग करो। फिर आप ऐसे घूम रहे हो लूप के अंदर, बराबर, यानी आप प्लस की तरफ गए। तो 2I2 ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस में बच्चा 2I1 एट दी एंड, यहाँ 0 हो गया, नहीं ये बाकी है, प्लस से माइनस, तो माइनस में I1 = 0। सो बिग, ध्यान से करते हैं इसको, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। माइनस से प्लस गया +10, फिर माइनस से 4I1 प्लस में 4I2, ओके फाइन है। फिर यहाँ पर आपका 2I2 प्लस 2I3 ऑल राइट, and then we have minus में 2I1 and then here we are moving with the 1 ohm resistor and then I1, तो माइनस में I1 = 0। ओके,
तो इस इक्वेशन को थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं I1 वाले को। तो माइनस में 4, 2 6 और 1 7, तो 10 माइनस में 7 I1। ओके, उसके बाद बच्चा लोग क्या 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 I1 हो गया, फिर I2 4 2 6, 6 ही I2 है प्लस 6 I2। ओके, और I3 प्लस में 2 I3 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर मी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, इक्वेशन 2 भी बन गया। अब चलिए इक्वेशन 3 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 3 हम इस वाले लूप को यूज कर लेते हैं, राइट? कैसे चलना है आप बताओ? तो ऐसे चल लेते हैं सर, माइनस से प्लस 5 तो 5 हो गया, फिर आप ऐसे आ रहे हो, राइट? आप ऐसे ही घूम रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो माइनस में 2 I2 एंड देन माइनस में 2 I3, राइट बच्चा? आप ऐसे आ रहे हो, यस बिल्कुल सिमिलर। और फिर आप नीचे गए, नीचे जब जा रहे हो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ये देखिए बड़ा है, ध्यान रखना। आप ऐसे जा रहे हो ना तो माइनस की तरफ जा रहे हो, तो 2 इंटू दिस, माइनस 2 इंटू दिस करना है। तो माइनस 2 I2 माइनस 2 I2 माइनस 2 I3 माइनस 2 I3 एंड बिकॉज ऑलरेडी देयर इज माइनस सो इट इज गोइंग टू बी प्लस 2 I1। एट द एंड हम कहाँ पहुंच गए? वापस लूप में, इक्वल्स टू 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 I2 2 I3 2 I2, तो 2 2 कितना हो गया? माइनस में 4 I2 और कोई है क्या? नहीं, माइनस में 4 I2, दिस इज प्लस 5 एंड माइनस 2 I3 दिस इज गोइंग टू बी सॉरी माइनस 2 माइनस में 4 I3, राइट? एंड देन वी हैव 2 I1, तो प्लस में 2 I1 इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं एक बार, सब सही है ना? 2 2 4 4 I2 I3 एंड देन वी हैव I1, तो प्लस 2 I1 इक्वल्स टू 0। यानी ये इक्वेशन मिल गया आपका, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए हम सबसे पहले ना क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में I2 और I3 को, या I1 I2 को I3 की फॉर्म में सॉल्व कर लो, आपके ऊपर रहता है, किसी को भी सॉल्व कर लो, या दूसरे तीसरे को कर लेते हैं। चलो, तो यहां से मैं देख रहा हूं I1 के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सो माइनस में 4 I2 माइनस में 4 I3 इज इक्वल टू बच्चा लोग माइनस में 2 I1 एंड देन वी हैव प्लस नहीं माइनस में 5। ये आपका हो गया इस तीसरे वाले इक्वेशन का एक फॉर्म। फिर दूसरे वाले इक्वेशन से मैं I3 और I2 को एक साथ लिखूंगा, तो 2 I3 प्लस 6 I2, तो प्लस में 6 I2 प्लस में 2 I3 एंड देन इज इक्वल टू ये जो माइनस 7 I1 है बच्चा, ये आपका हो जाएगा प्लस 7 I1 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस में 10। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? किताब में देखते हैं थोड़ा टफ लगता है, तरीका बता रहा हूँ। एट द एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। अब इससे क्या होगा कि आपका इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी हमें कट करना है I2 या किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए देखिए वहाँ पर ऑलरेडी आपका -4 है, ठीक है? तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो इस इक्वेशन को, जो भी ये इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान देना बच्चा, तो ये आपका हुआ प्लस 12 I2 प्लस में 4 I3 इज इक्वल टू 7 दूनी कितना हो गया? 14 I1 एंड देन माइनस में 20। बाप रे, कैलकुलेशन में टाइम लेगा, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आपको बता रहा हूँ आइडिया, यू हैव टू सॉल्व इट। मेरा काम है इक्वेशन को एक्सप्लेन करना और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। टाइम इसलिए बच्चा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और वो हम नहीं चाहेंगे। तो 12 I2 और प्लस 4 I3 इज इक्वल टू इतना। तो अभी इसे कोई भी इक्वेशन मान लो, या आप ऐसा देखो कि ये वाला जो इक्वेशन है मार्किंग कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, और ये वाला इक्वेशन, इन्हें डायरेक्ट जोड़ दिया जाए। डायरेक्ट जोड़ने से क्या फायदा होगा? ये कट जाएंगे, रेड वाला यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपका कट गया। अब अगर ये कट गया बच्चा तो ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 I2, ठीक है? और यहाँ पर कितना बच रहा है? 14 में से 2 जाएगा तो 12 I1, ठीक है बच्चा? एंड देन -20 एंड -5 यानी कि माइनस में 25। कुछ कॉमन निकलता है? नहीं। तो आपका I2 जो है इतना वैल्यू लेकर के आ रहा है। अब इस I2 की वैल्यू को ध्यान से सुनना, इस I2 की वैल्यू को यहां रख दो, I3 मिल जाएगा। I2 I3 I1 की फॉर्म में आ गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, I3 I2 I1 के फॉर्म में आया तो ये भी I1 के फॉर्म में, ये भी I1 के फॉर्म में, ये पूरा इक्वेशन I1 के फॉर्म में, देन यू कैन गेट I1। वंस यू गेट I1 तो I2 और I3 ऑलरेडी I1 के फॉर्म में है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर बट घबराओ मत, यू हैव टू सॉल्व इट।
इक्वेशन का खेला कक्षा 10 के अंदर पढ़े हैं, राइट। अब इसको आप करो ईमानदारी के साथ, और जो बच्चा सच्चा बच्चा है, जो ट्रू एसएसपी है, जो बाबा एसएसपी से प्यार करता है, जो फिजिक्स से प्यार करता है, तुम्हें कसम है, ठीक है, न्यूमेरिकल की। तो अब इनके आंसर यू हैव टू कमेंट। वैसे भी बच्चा ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, अब एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप किताब से इक्वेशन देखते हुए इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे वरना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरीके से इक्वेशन पर ही बेस्ड है, इन्हें भी आओ देख लेते हैं। तो अब यहाँ सवाल क्या कहता है भाई, सवाल कहता है द 4 आर्म्स ऑफ वेस्टर्न ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 5 है। जाहिर सी बात है ये बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके रेशियो सेम नहीं है। सबके रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर आपको करंट पूछ रहा है बच्चा, बोलता है गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस BD, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ से चलने वाली करंट हमें निकालनी है। व्हेन अ पोटेंशियोमीटर डिफरेंस 10 वोल्टेज इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC, तो AC के अक्रॉस यहाँ पर ये मेंटेन है 10 वोल्टेज। तो आइए जरा पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं कि क्या इनके करंट का फ्लो सही है किताब में जो दिया हुआ है। तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, यहाँ से इन्होंने माना कि चलने वाली करंट है I। ये करंट बच्चा यहाँ आकर के इन्होंने इसको डिवाइड किया है, इन्होंने कहा है यहाँ से जाने वाली करंट I1 और यहाँ से जाने वाली करंट को उन्होंने I2 कह दिया। पक्की बात, ओके। फिर ये I1 यहाँ आया, उन्होंने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में से चलने वाली करंट IG है जो आपको निकालना है। अच्छा देखो, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से IG जा रहा है, तो ये कितना होगा? ऑफकोर्स I1 माइनस में IG। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका और इसका सम करिएगा तो इनकमिंग के बराबर होना चाहिए। आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। आउटगोइंग I1 प्लस माइनस IG प्लस IG, तो ये आपका I1 के बराबर है। फिर ये I1 माइनस IG यहाँ पर आया, ये IG आ रहा है, देखो ध्यान से, ये IG आ रहा है, ये I2 आ रहा है, दोनों ही इनकमिंग है, तो यहाँ से जाएगा I2 प्लस में IG। दिख रहा है? मैं बड़ा कर देता हूँ, I2 प्लस में IG। फिर ये I2 प्लस IG आया, I1 माइनस IG आया, तो IG से IG कटेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? I1 प्लस में I2। करेक्ट, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू I। हाँ सही था ना, इनकमिंग करंट आपका I1 I2 आया था और आउटगोइंग करंट आपका I1 प्लस I2 इस तरीके से जा रहा है, मतलब विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू I, बिकॉज इनकमिंग करंट आपका I है तो I1 प्लस I2 के बराबर ही है, तो ले दे करके वही आ रहा है। ठीक है, अब वापस इसके अंदर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। कौन कौन से सर? एक I है, एक I1 I2, मतलब I1 I2 और IG है, क्योंकि I1 I2 मिल जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे को I मिल ही गया। सो सिंपल, राइट। तो 3 है, तो हमें 3 इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। तो एक ये लूप ले लो बच्चा, एक ये वाला लूप ले लो बच्चा, और एक ये वाला लूप ले लीजिए यहां से ऐसे जा करके। जैसे पहले वाला क्वेश्चन के अंदर हमने 3 इक्वेशन निकाला, कोई भी 2 इक्वेशन उठा करके किसी एक के फॉर्म में आंसर लेकर के आओ, दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। इट्स सो सिंपल नाउ। बट ध्यान क्या रखना है ऐसे सवालों के अंदर कि आपको प्लस माइनस बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके करना है। थोड़ी सी भी अगर गलती होगी तो आपका पूरा आंसर लेने का देना पड़ जाएगा, राइट। करोगे इतना? ठीक है, चलो डन। कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छूटेगा, चिंता ना करें। अब हम चलते हैं बच्चा लोग एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, और फिर हम करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े ही ढीले डाले हैं, तो जहाँ सिंपल होगा हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एडिशनल में काफ़ी डीप थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, उन्हें हम अच्छे से और करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल 1, 2 आया, वहाँ पे काफ़ी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी। तो आइए चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखो, तो एक स्टोरेज बैटरी है ऑफ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्टेज। तो एक बैटरी का EMF 12 वोल्टेज दे रखा है, ओके। और कहता है कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। बच्चा, जब एक बैटरी का EMF E है, ये आपका R है, इसी को आप पूरा बैटरी कहते हो, बराबर। इसमें से मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है? मैक्सिमम करंट तब फ्लो करे जब आप एक्सटर्नल जो वायर ले रहे हो उसका रेजिस्टेंस भाई साहब है ही नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। बट ना के बराबर अगर मानो तो मैक्सिमम करंट कितना? तो मैक्सिमम करंट I max इज इक्वल टू E अपॉन में R। बस हो गया आंसर, रख दो। कैलकुलेशन तो आप ही को करना है। ये लीजिए 30 एम्पियर, कैलकुलेशन आप ही को करना है बच्चा लोग। इस इन द सेंस इतना तो कर ही सकते हो ना, ताकि आपको याद रहे, जानबूझ करके भी छोड़ना है, हमारी कला है। अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्टेज, आपको प्रैक्टिस कराना है वरना आप सब कुछ डिपेंडेंट हो जाते हो। अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड। देखिए ध्यान से, तो ये है 10 वोल्टेज की एक बैटरी और उसका 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, बराबर। तो एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5, रजिस्टर नहीं पता, सर्किट से चलने वाली करंट 0.5 एम्पियर है,
So what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? वाओ वाओ वाओ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चलने वाली जो करंट है, मेन वोल्टेज आपका 10 अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका R प्लस स्मॉल r है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, R आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कहता है कि भैया बताइए व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। सर्किट क्लोज्ड है तो यहाँ का वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का वोल्टेज मतलब कि यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू E माइनस में IR। ठीक है बच्चा, क्लियर कट, समझ पड़ा, दैट्स इट। EMF आपके पास में 10 है, करंट आपके पास में है, स्मॉल r आपके पास में, निकाल दीजिए, खेला खत्म, पैसा जम, भोजी नाचे छमाछम। या फिर दूसरा तरीका है, सीधा सीधा IR कर दीजिए तो भी आपका सेम आंसर आएगा, बिकॉज दिस V इज नथिंग बट दैट इज I इंटू R, हिल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। पहले जैसा ही आया, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में था, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में कर रहे थे, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है कि एक रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस का, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो 27 डिग्री सेल्सियस को आप कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज गिवन 100 ओम। ऑलराइट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 170। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे नहीं पता, किस टेम्परेचर पे, तो हमने RT मान लिया, कोएफिशिएंट दे रखा है, कहाँ रखा है बच्चा लोग, फाइनल RT, इनिशियल R 27 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमाछम। सो ये आपका 117, फिर ये आपका R27 दैट इज 100 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस में 4 एंड देन T माइनस में 27। लीजिए इसको थोड़ा सा आपको आगे स्टेप बता देते हैं। तो 117 माइनस में 100 बटे ये माइनस करेंगे, 117 बाई 100 माइनस में 1 इज इक्वल टू अल्फा एंड देन T माइनस में 27। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका हुआ बच्चा लोग 17 बटे में 100। ठीक है, ये अल्फा नीचे आ जाएगा, 1.7 10 पावर माइनस में 4 इज इक्वल टू T माइनस 27। तो T बराबर इसका जो भी सॉल्यूशन आया उसमें 27 जोड़ दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर है। डन, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आता है 1027 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आपको करना है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इतना एंड रेजिस्टेंस इज इतना, तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। अरे मेरे प्राणनाथ, अगर मैं ये भी बताने लगा तो फिर बच्चा लोग फिजिक्स पढ़ाना मेरे लिए वो हो जाएगा, गवारा ही नहीं होगा। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सिंपल, यहाँ पर यही लगाना है, रेजिस्टिविटी आपको यूज करना है, इस इक्वेशन का यूज करिए, गिवन R लेंथ एंड A, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलिए, तो अगला सवाल है, सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस 2.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फिर से वही कहानी, बहुत ही सिंपल। फाइनल आपका कितना है बच्चा लोग 100 पे, इनिशियल आपका कितने डिग्री पर है 27.5 पे, ब्रैकेट लिया 1 प्लस अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर विच इज 100 माइनस 27.5। क्या आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? यस सर। R 100 की वैल्यू गिवन है, R 27.5 की वैल्यू गिवन है, अल्फा कैलकुलेट करना है, ये भी आपके पास दिया है खो 5, गेट द आंसर। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हीटिंग एलिमेंट, ये थोड़ा देखना बढ़िया से सवाल है। कह रहा है बच्चा, हीटिंग एलिमेंट है यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्टेज सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो 230 वोल्टेज था, तो करंट वो ले रहा था इनिशियली 3.2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस तो आपको मिल गया ना, 230 बटे में 3.2 एम्पियर, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। जरा देखिए, बाद में क्यों 2.8 हो गया, इसको थोड़ा फील करो, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट है तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा तो फिर करंट घट गया होगा, और एक बार घट के उसी वैल्यू पर स्टेडी रहता है। तो ये हमें इनिशियल रेजिस्टेंस मिला। फिर बाद में 2.8, तो ये मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो 230 वोल्टेज था और करंट अब सेट होके कितना हो गया, इतना।
तो मुझे दोनों ही सिचुएशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है। सो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, मतलब बच्चा इनिशियल टेम्परेचर गिवन है क्या? इफ द रूम टेम्परेचर ये 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आपका हुआ 27 डिग्री सेल्सियस पर और ये किसी टी टेम्परेचर पे हो। तो फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही आपका आर टी इज इक्वल टू आर 27 डिग्री सेल्सियस वाला इनिशियल था, 1 प्लस अल्फा टी माइनस में 27, खेला खत्म। अल्फा गिवन है क्या? यस अल्फा गिवन है। यू हैव अल्फा, यू हैव दिस, यू हैव दिस, यू हैव टू कैलकुलेट टी। चलिए दैट्स इट, सारे क्वेश्चन को जान से मार रहे हैं बच्चा लोग। तो आपका जो आंसर आ रहा है निकल के वो यहाँ पे कितना आ रहा है? 867.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आ गया यहाँ पर, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाते हैं और फिर आपको उसको कैलकुलेट करना है। आइए चलिए देखिए, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, सो हियर वी हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट्स डू इट। अब ये भी अनबैलेंस्ड ही है, 10/5, 5/10, वरना तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से चलने वाली करंट को आप आई मान लो। अब फिर ये आई यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, यहाँ एक्स मान लो और यहाँ पे वाई मान लो। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ पर गया बच्चा, ये वाई यहाँ पर जा रहा है मेरे प्यारे। तो चलिए यहाँ से एक और करंट को हम इमेजिन कर लेते हैं, I1 ले लें। आइए देखिए इसको भी I1 करते हैं। चलिए बच्चा, तो I1 कंसिडर कर लेते हैं, बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक के जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे वहाँ IG कंसिडर किया था, हमने यहाँ पर इसे I1 कंसिडर कर लिया, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से आपका I1 जा रहा है, ये x आ रहा है, ये I1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाना चाहिए कि आपका ये हो जाए? तो x माइनस में I1, क्योंकि ये भी आउटगोइंग करंट है, ध्यान दीजिए, और ये भी I1 आउटगोइंग करंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकमिंग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये I1 आ रहा है और यहाँ से y आ रहा है, तो ये आपका जाएगा I1 प्लस में y। अब ये I1 प्लस I आ रहा है और ये आपका x माइनस I1 है, कट जाएगा, तो एट द एंड यहाँ से x प्लस y बनेगा, जो कि I के बराबर है, बिकॉज इनकमिंग करंट वॉज I, आउटगोइंग करंट वॉज x प्लस y। सो x प्लस y आ रहा है ना, इसका मतलब वो किसके बराबर है? I के बराबर है। फिर से यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, x, y और I1, करेक्ट। तो अगर हम x, y और I1 देख रहे हैं, 3 वेरिएबल है, तो वी नीड 3 इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए देखिए, तो ये सबसे पहले मैं ये वाला लूप लेता हूँ, इस वाले लूप के अंदर चलते हैं। तो हम इस वाले लूप के अंदर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। करंट यहाँ से चल रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये करंट यहाँ से घुसा, ये प्लस, ये माइनस, तो आपका करंट ऐसे जा रहा है बच्चा। तो ये आपका हुआ माइनस में 10 एंड देन x, ठीक है, माइनस में 10x। फिर आप ऐसे गए, यहाँ से चलने वाली करंट कितनी थी बच्चा लोग? I1, तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, आप ऐसे जा रहे हो, तो फिर ये आपका हुआ माइनस में 5I1। ठीक है, अच्छी बात है सर। फिर आप ऐसे गए और यहाँ से चलने वाली करंट कितनी थी बच्चा लोग? ये हमने y माना था, करेक्ट, तो प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई को एक जैसा रखते हैं ताकि आपको अच्छा भी लगे और इक्वेशन समझ में आए। तो माइनस में 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू बच्चा लोग 5I1। सरलता के लिए हम माइनस को कॉमन कर लें तो ताकि आसानी दिखे, तो 5 कॉमन भी कर लेते हैं बच्चा लोग। तो ये आपका हो गया 2x माइनस में y इज इक्वल टू, मैंने माइनस भी कॉमन करा है, तो माइनस में I1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। एक बार फिर से चेक कर ले, तो ये आपका हुआ माइनस में 10x, ये आपका हुआ माइनस में 5I1, ये आपका हुआ प्लस में 5y, माइनस में 10x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर गया तो प्लस, मैंने माइनस 5 कॉमन करा है तो 2y एंड देन दिस I1 माइनस में इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। करंट ऐसे एंट्री मार रहा है तो प्लस ये माइनस, करंट ऐसे एंट्री मार रहा है तो ये प्लस ये माइनस, बट हमारे चलने की दिशा ये है। तो आइए, जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 5 ब्रैकेट x माइनस में I1। ठीक, ओके। फिर हम ऐसे गए, प्लस है 10I1 प्लस y, 10I1 प्लस में y। फिर आप ऐसे गए अगेन प्लस 5I1, उल्टा है, इज इक्वल टू 0। शांति से ब्रैकेट को ओपन करो, तो माइनस में 5x प्लस में 5I1 प्लस में 10I1 प्लस में 10y एंड प्लस में 5I1 इक्वल्स टू 0। फिर से देख लीजिए, माइनस 5x, ऐसे एग्जाम में आपको करना है, क्रॉस चेक करते रहा करो, नहीं तो फिर गलत होगा। माइनस 5x प्लस 5I1, 10I1 प्लस 10y प्लस 5I1। x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर है माइनस में 5x प्लस में 10y एंड देन वी हैव I1 वाला टर्म्स विच इज 5I1, 5 5 10 10 20।
ये आपका हुआ माइनस में 20i1। सही है बच्चा लोग, 20i1। ओके, -5 फिर से कॉमन कर दीजिए, तो x माइनस में 2i इज इक्वल टू 4i1। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी 3 में जाने से पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में बच्चा लोग देखो 2x माइनस वाई है, यहाँ आपका x माइनस 2y है, तो क्यों ना इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 4x माइनस में y 2y इज इक्वल टू माइनस में 2i1, ठीक है ना। अच्छा, और फिर यहां पर देखिए कितना है, x माइनस 2y, तो ये आपने लिया x माइनस में 2y इज इक्वल टू बच्चा लोग कितना, 4i1। दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका कट जाएगा क्या, हमें जोड़ने के बजाय इसको घटाना चाहिए था, माइनस में था, माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है, घटा देते हैं। तो घटाने के लिए क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, इसे घटाते हैं। हाँ, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब उसे घटाना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो ये आपका माइनस में x हुआ और फिर ये आपका प्लस में 2y हुआ, साइन चेंज कर दिया हमने, इज इक्वल टू आपका माइनस में 4i1 लीजिए। तो ये आपका कटा, 4x में से x चला गया, तो ये आपका 3x हो गया, इज इक्वल टू आपका 6i1 दैट इज इन माइनस। तो x इज इक्वल टू बच्चों आपका आया माइनस में 2i1। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत अच्छे से समझो, मजा आ जाएगा। x की जो वैल्यू माइनस 2i1 आ रही है, माइनस क्यों आ रही है, तो x अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब द डायरेक्शन विच यू हैव टेकन वो उसके अपोजिट होना चाहिए, या फिर i1 का जो डायरेक्शन है वो उसके क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ये वाला i1। हम यहाँ कह देते हैं कि i1 इज इक्वल टू माइनस में x/2, क्योंकि ये तो चलो ये बैटरी का प्लस है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन i1 ऑटोमेटिकली आपका माइनस अभी आएगा ही कि जिस तरीके से ये सेट हो जाए, ठीक है। तो चलो ये आ गया आपका। अच्छा, इसके बाद के स्टेप्स क्या करना है मैं आपको बताता हूं, उसे कैलकुलेट करिए। ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप y निकाल लो, बट फिर भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि आंसर i के फॉर्म में है। तो अब इसको बचने के लिए हमें एक और इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, बोल शुक्ले है। अच्छा, ऑलराइट बच्चा, तो यहां से आपको y मिलेगा। जब आप x और y निकाल लोगे तो उसके बाद आप फिर फंसोगे क्योंकि ये दोनों ही i1 के फॉर्म में है, राइट, i1 के फॉर्म में, बट हमें आंसर तो i के फॉर्म में चाहिए। तो एट द एंड व्हाट वी कैन डू इज हम एक और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और वो इक्वेशन आपका यहाँ से आ जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका माइनस से +10, तो ये आपका +10 हो गया। फिर बच्चा करंट ऐसे चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो माइनस में 10i और i आपका है क्या, x प्लस वाई, करेक्ट। फिर आप इधर गए, फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस में 5y, माइनस में 5y, ऑलराइट। फिर आप इधर गए बच्चा लोग, माइनस में 5y, तो ये आपका हो गया माइनस में 10 एंड देन i1 प्लस में y एंड इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हुआ 10 माइनस में 10x माइनस में 10y माइनस में 5y माइनस में 10i1 प्लस सॉरी माइनस में 10y इक्वल्स टू 0। सो x वाले को एक बार ऐड कर लेते हैं। सो वी हैव x, करेक्ट। सो दिस इज माइनस में 10x, y को ऐड करते हैं, 10 5 15 और 10 5 15 और 10 कितना हो गया 25, माइनस है 25y एंड एट द एंड बच्चा लोग वी हैव दिस 10i1, यहाँ पर चला जाएगा 10i1। इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब आप करो क्या, x की वैल्यू जो i1 के फॉर्म में आई यहाँ पुट करो, y की वैल्यू ऑफ कोर्स आपके i1 के फॉर्म में यहाँ प्लेस करो, पूरा ही इक्वेशन i1 के फॉर्म में, यानी यहाँ से इजीली आपको i1 मिल जाएगा एंड आप देखेंगे वो माइनस आएगा। अगर माइनस आया मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। अब अगर ये माइनस आया तो x ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा और y आपका ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। मतलब x और y की वैल्यू जो आपने सिलेक्ट किया है वो सही है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन i1 माइनस आ रहा है, मतलब द डायरेक्शन विच यू हैव टेकन इज अपोजिट, है मैग्नीट्यूड वही, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या i1 वाकई माइनस आ रहा है, यानी यहाँ से चलने वाला करंट, मैंने तो i1 माना किताब में, इसमें सॉल्यूशन में कुछ भी ले सकता है। तो 5 ओम से चलने वाली करंट को इन्होंने i4 लिया है, i4। तो क्या i4 माइनस आ रहा है, ये देखिए माइनस आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि हम बिल्कुल सही गए हैं। अब आपको ये इक्वेशन जो मैंने बनाया है उस इक्वेशन को सॉल्व करके सारी की सारी वैल्यू निकालनी है।
एक बार ये आ गया तो फिर ये सारे के सारे ब्रांच के करंट आसानी से निकल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है बेजोड़ आसान तरीका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्टेज की, राइट। एक स्टोरेज बैटरी है जो कि कितने की है, 8 वोल्टेज की है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्टेज डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। वाह बढ़िया सवाल। तो 8 वोल्टेज की एक बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5, इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120। अब देखो ध्यान से, ये 120 वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, मतलब ये डोमिनेट करेगा, यानी इसकी करंट इसमें आनी चाहिए तभी ये चार्ज होगा। सिंबल भी ध्यान रखना आप। और यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चा लोग 15.5 ओम। माफी चाहेंगे, थोड़ा बोर्ड हमें धोखा दे रहा है, काफी देर से चल रहा है इसीलिए। तो 15.5 ओम एंड देन देयर इज अ कनेक्शन। ओके, सो पहला सवाल बोलता है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के वक्त क्या है, देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर। बट जब आप V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अप्लाई करते हो, उस वक्त आपका जो EMF होता है वहां से सोर्स जो होता है, या यहाँ पे जो भी लाइट लगी होती है जिसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो इसमें से इसको खींच रहा होता है। तब V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, यानी समय के साथ आप कहें तो ये घट रहा है क्योंकि माइनस में आई आर है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जब चार्जिंग करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस EMF को यहां पर किसी भारी भरकम वोल्टेज के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बात बिल्कुल फतेह वाली है। तब यही अवस्था में जो फॉर्मूला है बच्चा वो आपका E प्लस में IR होता है, करेक्ट। तो ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस V इज इक्वल टू E प्लस IR। आइए इस सवाल के अंदर एक बार वापस चल पड़ते हैं। तो आपसे पहला सवाल ये बोलता है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, V इज इक्वल टू E प्लस IR। आई हमें नहीं पता, तो आई निकालने के लिए देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि आई कैसे निकालेंगे। तो सर आई बराबर वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सर यहाँ पर 16 दिया है, बट वोल्टेज कितना। तो बच्चा ये 120 है और ये आपका 8 है, दोनों जुड़ेगा कि घटेगा। हमने सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स पढ़ा था, ये सीरीज ही लग रहा है। इसकी करंट इधर जा रही, इसकी करंट इधर जा रही, दोनों अपोजिट है, इसीलिए बड़े से माइनस करना पड़ेगा छोटे को। तो 120 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो गया, 112। ये आपका करंट बन गया, बराबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। तो चार्जिंग सर्किट के अंदर सीरीज रजिस्टर को रखने का मतलब होता है ताकि करंट को कंट्रोल किया जा सके। वरना क्या है कि ये जो करंट है, अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो सर्किट को डैमेज कर सकता है। आपकी जो बैटरी है वो ब्लास्ट भी हो सकती है, स्पार्क भी हो सकती है, करंट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1। यानी कि जैसे ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस सिचुएशन में, तो इतना है नंबर डेंसिटी यानी कि स्मॉल n। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना समय लेगा। तो समय स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब हमारा सवाल ये है कि VD कैसे निकालेंगे। तो I बराबर में NEA एंड देन VD। तो यहाँ से बच्चा डायरेक्ट एक बार में ही रखिए L अपॉन में VD। VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर होगा I बराबर NEA। तो चलिए यहाँ रखते हैं I, यहाँ NE एंड देन A। सारी की सारी वैल्यू गिवन है। लेंथ आपके पास में, एरिया आपके पास में है, N आपके पास में, सॉरी नंबर डेंसिटी, दिस वी हैव, E A एवरीथिंग इज देयर। प्लेस द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। चलो तो कितना आंसर आता है इसका, 2.7 गुणे 10 की घाते -4 सेकेंड का हमारा NCERT यहाँ पर सॉल्व होता है। आप हमारे बाकी के चैनल्स को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। SSP शॉर्ट्स पर नॉलेजेबल वीडियोस आती हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूर बी अ पार्ट ऑफ ट्रू SSPN, ये आपका प्लेटफॉर्म है बच्चा लोग। एंड यस, समय मिलता है तो व्लॉगिंग भी करता है, तो जरूर इन सभी चैनल पर जुड़ जाए।